आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वर्क एनर्जी एंड पावर, और इसमें भी सबसे पहले वर्क। एक छोटा सा क्वेश्चन है, ए कुली विद लगेज मूविंग ऑन ए प्लेटफॉर्म, व्हाट विल बी द वर्क डन। एक कुली लगेज के साथ में प्लेटफॉर्म पर मूव करता है, उसने वर्क डन कितना किया। तो सपोज कर लेते हैं ये कुली है और इसके सर पर कुछ वेट रखा हुआ है और ये कुली आगे की तरफ प्लेटफॉर्म पर मूव कर रहा है। ठीक है, तो वेट के कारण जो फोर्स लगेगा वो होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डेट इज एम जी। ये लग रहा है फोर्स, और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हो रहा है इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री, और यहाँ पर जो वर्क परफॉर्म होगा या ये कहें कि वर्क डन होगा, डेट विल बी इक्वल टू 0। यहाँ पर कोई भी बर्डन नहीं होगा। कारण क्या है, यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट का कोई भी कंपोनेंट फोर्स की डायरेक्शन में नहीं है। ठीक है ना, तो वर्क परफॉर्म तभी होता है जब फोर्स किसी बॉडी को फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस करे, और अगर डिस्प्लेसमेंट फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो कोई भी वर्क नहीं होगा। ठीक है, तो वर्क को परफॉर्म होने के लिए ज़रूरी है कि डिस्प्लेसमेंट का कोई ना कोई कंपोनेंट फोर्स की डायरेक्शन में जरूर हो। ठीक है, तो पहले एक लाइन लिख लो। देखो, द वर्क इज सेट टू बी डन, द वर्क इज सेट टू बी डन बाय ए फोर्स ऑन ए बॉडी only when the force displaces the body in the direction along the force। यस सर। ठीक है, अब जैसे मान लो एक हमने बॉडी कंसीडर की और इस बॉडी पर हमने एक फोर्स इस तरीके से लगा दिया और ये एंगल थीटा के बराबर है। इस फोर्स के कारण मान लेते हैं बॉडी यहाँ से लेकर यहाँ तक यस डिस्टेंस डिस्प्लेस हुई। तो अब देखो, इसके दो कंपोनेंट होंगे। यस, ये डिस्प्लेसमेंट यस हो गया, इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक तो ये कंपोनेंट होगा यस कास थीटा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और एक कंपोनेंट होगा ये यस साइन थीटा। यस साइन थीटा के कारण कोई भी बर्डन नहीं होगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। बर्डन किसके बराबर होगा, एफ एस और कॉस यस कास थीटा के कारण। समझाई बात। तो फिगर बना लो, फिर नीचे की लाइन लिख लो। तो लिख लो, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स and the magnitude of the displacement in the direction of the force is the measure of work done। तो हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं, W इज इक्वल टू एफ इंटू यस कॉस थीटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड दोनों के बीच के एंगल का कास। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू एफ डॉट यस। ठीक है, नोट कर लो। नीचे की लाइन लिख लो, thus the scalar product thus the scalar product of force and the displacement
is the work done by a force on a body। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसकी यूनिट की। तो यूनिट ऑफ वर्क डन, ये सारी यूनिट इसकी होगी जूल। और जूल को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? सभी यूनिट्स को डिफाइन करने का एक ही तरीका है। देखिए, W इज इक्वल टू एफ इंटू एफ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। अगर हम मान लें एफ की वैल्यू 1 न्यूटन के बराबर है और इस फोर्स के कारण जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो भी 1 मीटर के बराबर है, तो जो टोटल बर्डन होगा डेट विल बी इक्वल टू 1 जूल। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी बॉडी पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया जाए और वो बॉडी 1 मीटर डिस्प्लेस हो इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो उस बॉडी पर किया गया बर्डन होगा 1 जूल के बराबर। तो नीचे की लाइन लिख लीजिए, लिखिए इफ 1 न्यूटन फोर्स is applied on a body, if 1 Newton force is applied on a body and the body displaces y distance 1 meter, then the work done by the force on the body will be equal to 1 joule। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी डायमेंशन की। डायमेंशंस, सबसे पहले इस यूनिट को हम लिखेंगे फंडामेंटल यूनिट के टर्म में और उसके बाद डायमेंशंस लिखेंगे। तो बर्डन की यूनिट जूल, W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को फंडामेंटल यूनिट के टर्म में लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये है डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, तो हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो डायमेंशंस हो जाएगी यम यल स्क्वायर टी की पावर -2। ठीक है, नोट कर लो। तीन केसेस ऐसे हो सकते हैं जब बर्डन 0 के बराबर होगा। इन द फॉलोइंग 3 केसेस वर्क डन विल बी इक्वल टू 0। 3 केस ऐसे हो सकते हैं जब बर्डन 0 के बराबर होगा। हम लोग का जो रिलेशन है वो क्या है? W इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, या सिंपली एफ लिख लेते हैं, ये मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट करेगा, एफ यस कास ऑफ थीटा। तो अगर एफ की वैल्यू 0 है तो बर्डन 0 होगा, यस की वैल्यू 0 है तो बर्डन 0 होगा, कास थीटा की वैल्यू है तो बर्डन 0 होगा। तो देखिए केस फर्स्ट, एफ इज इक्वल टू 0, अगर किसी बॉडी पर लगने वाला फोर्स 0 के बराबर हो तो बॉडी में डिस्प्लेसमेंट भले ही हो मगर बर्डन 0 के बराबर होगा। एक कोई एग्जाम्पल, जैसे देखिए एक बॉडी अगर प्लेन सरफेस पर मूव कर रही है, स्मूथ सरफेस पर, ये हमने एक बॉडी कंसिडर कर ली है, और ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से स्मूथ सरफेस पर मूव कर रही है, तो इस पर कोई भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगेगा, और जो वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन और वेट लगेंगे उसका डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कंपोनेंट 0 के बराबर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके मूवमेंट के डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर बर्डन क्या होगा? 0 के बराबर। तो लिख लीजिए फॉर एग्जाम्पल
a body moving on a smooth सरफेस, वर्क डन होगा 0 के बराबर। अब इसी में देखिए केस सेकंड, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो तो भी बर्डन 0 के बराबर होगा। यस इज इक्वल टू 0। कोई एग्जाम्पल, एक दीवार है, दीवार के पास में एक बॉय, एक बच्चा खड़ा हुआ है और ये इस दीवार को धक्का दे रहा है। फोर्स तो लगा रहा है मगर दीवार में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए बर्डन 0। फॉर एग्जाम्पल लिख सकते हैं ए बॉय पुशिंग ए वॉल, बर्डन 0 के बराबर। ठीक है। और तीसरा केस हो सकता है केस थर्ड, जब कास थीटा की वैल्यू 0 के बराबर हो। दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो लगने वाला एंगल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल होगा वो अगर 90 डिग्री के बराबर है तो वर्डन 0 के बराबर होगा। हम लोग इस एग्जाम्पल को सबसे पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। ए कुली विद लगेज मूविंग ऑन ए प्लेटफॉर्म, बर्डन 0। ये कुली हो गया, ये वेट हो गया mg के बराबर, और इस डायरेक्शन में हो गया डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, बर्डन 0 के बराबर। तो एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, ए कुली विद लगेज मूविंग ऑन प्लेटफॉर्म, वर्डन होगा 0 के बराबर। ठीक है। एक एग्जाम्पल हम और लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, और अर्थ के चारों ओर कोई सैटेलाइट किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है। अर्थ और सैटेलाइट के बीच में जो फोर्स लगेगा वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स होगा, डेट इज एफ। और यहाँ पर देखो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो यहाँ पर भी बर्डन 0 के बराबर होगा। कोई भी सैटेलाइट अगर अर्थ के चारों ओर मूव कर रहा है तो बर्डन होगा 0 के बराबर। इसीलिए किसी भी सैटेलाइट को ऑर्बिट में मूव करने के लिए किसी भी प्रकार के फ्यूल की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर बर्डन होता है 0 के बराबर। एक बार ऑर्बिट में इस्टेब्लिश कर दिया जाता है तो वो फॉरएवर मूव करता रहता है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, एनी सैटेलाइट, चाहे वो नेचुरल हो और चाहे मैन मेड या आर्टिफिशियल, एनी सैटेलाइट मूविंग या ऑर्बिटिंग राउंड द अर्थ, राउंड द अर्थ, अर्थ रिवॉल्विंग राउंड द सन, बर्डन विल बी इक्वल टू 0, मून रिवॉल्विंग राउंड द अर्थ, बर्डन विल बी इक्वल टू 0। ठीक है। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, एक क्वेश्चन लिख लीजिए, ए बॉडी is displaced, a body is displaced from, a body is displaced from a is equal to 2 meter, 4 meter, -6 meter, 2 meter, 4 meter, -6 meter to TO2 RB vector is equal to 6i minus 4j plus 2k meter under a constant force, vector F is equal to 2i plus 3j minus k
न्यूटन। फाइंड द वर्क डन। फाइंड द वर्क डन। लगाइए। चलिए देखिए, यहाँ पर हम एग्जैक्ट फिगर नहीं बना रहे हैं, ये कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, हम एग्जैक्ट लोकेशन को शो नहीं कर रहे हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो जो आर ए वेक्टर बनेगा, ये एग्जैक्ट पोजीशन वेक्टर हम नहीं बना रहे हैं, इसको ध्यान रखना। ये आर ए वेक्टर है, तो आर ए वेक्टर हो जाएगा डेट इज इक्वल टू 2i प्लस 4j माइनस 6k मीटर। और जो आर बी वेक्टर होगा डेट विल बी इक्वल टू 6i माइनस 4j प्लस 2k वेक्टर। और हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ए से बी तक हमने किसी बॉडी को डिस्प्लेस किया है, तो ए वी वेक्टर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यस वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी वेक्टर। और हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी इज इक्वल टू डेट विल बी इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या हो जाएगा 6i माइनस 4j प्लस 2k माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ द ए 2i प्लस 4j माइनस 6k। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 डेट इज इक्वल टू 4i, 4 और 4 माइनस 8j, और ये हो जाएगा प्लस 8k। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है 2i प्लस 3j माइनस k डॉट 4i माइनस 8j प्लस 8k। तो ये हो जाएगा यक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स को यक्स कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, बाई कंपोनेंट को बाई कंपोनेंट से और जेड कंपोनेंट को जेड कंपोनेंट से। तो ये हो जाएगा 8, 3 ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा माइनस 8, 8 कैंसिल दैट इज इक्वल टू माइनस 24 जूल। दिस विल बी द आंसर। नोट कर लीजिए। अब देखिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव बर्डन। पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क डन। जो हम लोगों के पास रिलेशन है वो है W इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड दोनों के बीच में एंगल का कास। तो यहाँ पर ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव बर्डन डिपेंड करेगा कास थीटा के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए जो कास थीटा का कर्व है वो कुछ इस तरीके से आता है। आगे भी प्रोसीड कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर एंगल 0, यहाँ पर π/2 और इस पोजीशन पर पाई। तो 0 से लेकर के एंगल π/2 तक कास थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, तो
हम लोग लिख सकते हैं व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन 90 डिग्री, then work done will be positive. Work done will be positive. और जब cos थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से पाई के बराबर होगी, केस सेकेंड when थीटा इज ग्रेटर देन पाई बाई 2 एंड लेस देन पाई, देन वर्क डन विल बी निगेटिव, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू निगेटिव होगी। ठीक है, अब एक चीज़ हम लोग और समझते हैं, एक चीज़ और लिख लेते हैं फिर समझते हैं। केस थर्ड व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो cos 90 की वैल्यू 0, यानी कि वर्क डन 0 के बराबर होगा। ये वही केस हो गया एक कुली विद लगेज मूविंग ऑन ए प्लेटफॉर्म। अब देखिए, जैसे मान लेते हैं एक हमारे पास स्प्रिंग सिस्टम है और यहाँ पर कोई बॉडी है। स्प्रिंग मान लेते हैं ऑलरेडी कंप्रेस्ड कंडीशन में है, तो स्प्रिंग जो है कंप्रेस्ड कंडीशन में है, तो ये फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में और इसके कारण छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होता है dx के बराबर। तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो होगा kx इंटू डी एक्स इंटू कास 0। कास 0 की वैल्यू 1, यानी कि ये वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पर देखो स्प्रिंग ऑलरेडी कंप्रेस्ड कंडीशन में है और ये बॉडी को डिस्प्लेस कर रहा है, यानी कि सिस्टम खुद वर्क कर रहा है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव। इसी एग्जाम्पल को हम फिर से समझने की कोशिश करते हैं। ये स्प्रिंग बॉडी सिस्टम हो गया और इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में पुश कर रहे हैं, इसका डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट हैंड साइड में हो रहा है। तो स्प्रिंग के कारण जो फोर्स लगेगा kx वो तो राइट डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन अगर इसका डिस्प्लेसमेंट अगर हम लेफ्ट डायरेक्शन में कराएं, मान लेते हैं dx डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर फोर्स लग रहा है राइट डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट लग रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में। तो W इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच के एंगल का कास बने टी होगा निगेटिव। तो यहाँ पर जो वर्क डन आएगा वो होगा निगेटिव। तो यहाँ पर देखो सिस्टम के ऊपर वर्क किया जा रहा है, तो जब सिस्टम के ऊपर वर्क किया जाएगा तो वो होगा वर्क डन निगेटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम डेट विल बी निगेटिव। ठीक है, अब एक एग्जांपल से और समझने की कोशिश करते हैं। जैसा मान लीजिए कि हमारे पास एक पिस्टन है, इस तरीके से यहाँ पर एक पिस्टन लगा हुआ है और इस चैम्बर के अंदर कुछ गैस फिल्ड है और मान लेते हैं यहाँ पर प्रेशर P के बराबर है। इस प्रेशर P के कारण इस पर फोर्स लगेगा F और मान लेते हैं इसका एरिया जो है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, वो हमने मान लिया है A के बराबर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो हमने A के बराबर मान लिया। तो यहाँ पर देखिए फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मान लेते हैं इस फोर्स के कारण
छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होता है, जैसे मान लेते हैं dx के बराबर। तो p इजुकल टू एफ अपान ए, तो एफ इजुकल टू क्या हो जाएगा, p इंटू ए इंटू डी एक्स, और a इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम, p इंटू डेल्टा वी या डी वी लिख सकते हैं। तो देखिए जब डेल्टा वी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होने का मतलब जब वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ने का मतलब जब पिस्टन ऊपर की तरफ डिस्प्लेस होगा तब बर्डन होगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखो सिस्टम खुद वर्क कर रहा है, तो बर्डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव। और इसी तरीके से अगर वॉल्यूम डिक्रीज करे, फोर्स तो लग रहा है ऊपर की तरफ, वॉल्यूम डिक्रीज करे, डेल्टा वी की वैल्यू निगेटिव, तो बर्डन कैसा हो जाएगा, निगेटिव। उस कंडीशन में बर्डन ऑन द सिस्टम होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम is positive, and work done on the system is negative। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो चलिए अब एक क्वेश्चन लिख लीजिए, लिखिए, लिखो ए ब्लॉक ऑफ मास m, a block of mass m is raised by a constant force F, capital F, under gravity to a height h. Find the work done by, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है अप्लाइड फोर्स, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है इट्स वेट, और क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है नेट फोर्स। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये नेट वर्क डन। ठीक है, तो ट्राई करो। सपोज कर लेते हैं ये एक ब्लॉक है और इस पर एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है F, इट इज अप्लाइड फोर्स। नीचे की तरफ लगेगा वेट mg, और इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की तरफ h डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो अब क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए, वर्क डन W इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच के एंगल का कास। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है अप्लाइड फोर्स के कारण, अप्लाइड फोर्स F है और ऊपर की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट है h के बराबर, F की डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ है, h की डायरेक्शन यानी डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ है, एंगल हो जाएगा 0, cos 0 1। तो हमारा आंसर होगा F इंटू एच। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए, बाई इट्स वेट वर्क डन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच के एंगल का कास, फोर्स mg लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट h ऊपर की तरफ हो रहा है, दोनों के बीच में एंगल होगा 180 डिग्री, क्योंकि फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की तरफ, एंगल होगा 180 डिग्री, 180 cos 180 हो जाएगा -1। तो जो बर्डन होगा वेट के कारण डेट इज mgh। क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है उसमें पूछा गया है
नेट फोर्स के कारण तो फिर से बर्डन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच के एंगल का कास। तो अब जो नेट फोर्स हो जाएगा, या तो इन दोनों को हम ऐड कर दें, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऊपर की तरफ F लग रहा है, नीचे की तरफ mg, तो F माइनस mg ये हो गया नेट फोर्स। डिस्प्लेसमेंट H, कास एंगल 0, क्योंकि हम F को बड़ा फोर्स मान रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है। तो ये हो जाएगा F माइनस mgh, ये हो जाएगा नेट फोर्स के कारण बर्डन। ठीक है, कॉपी कर लो। फिर एक और क्वेश्चन लिखो। A body of mass 2 kg, a body of mass 2 kg initially at rest moves under the action of constant force 7 Newton, constant force 7 Newton, full stop. The coefficient of kinetic friction is 0.1 between block and surface. Find. क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वर्क डन बाय applied force in 10 सेकेंड। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन 10 सेकेंड। और क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है वर्क डन बाय नेट फोर्स इन 10 सेकेंड। जी की वैल्यू गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं फिगर। सबसे कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले फिगर बनाने की कोशिश करो। और यहाँ पर हम जो फिगर बना रहे हैं इसमें एक बॉडी है और इस पर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है 7 न्यूटन के बराबर। राइट हैंड साइड में मान सकते हैं। वेट लगेगा नीचे की तरफ, डेट इज mg, और यहाँ पर m की वैल्यू है 2, तो यहाँ पर कह सकते हैं 2g। नॉर्मल डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, डेट इज n, और फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू इंटू n के बराबर। तो मान लेते हैं ये बॉडी आगे की तरफ a एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। तो सबसे पहले पार्ट में हमको निकालना है वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकेंड। तो वर्क डन की डिफिनीशन से प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड दोनों के बीच का एंगल का कास। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेकर के इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन बनेगी नेट फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो 7 न्यूटन माइनस म्यू n डेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 7 माइनस 0.1, और n की जगह पर लिखेंगे mg, और mg का मतलब हो जाएगा 2g, और 2g का मतलब हो जाएगा 20, क्योंकि g की वैल्यू दे रखी है 10। डेट इज इक्वल टू मास दे रखा है 2 kg, एक्सेलरेशन हमको फाइंड करना है। ये वैल्यू हो जाएगी 2, 7 माइनस 2 डेट इज इक्वल टू 5, दिस इज इक्वल टू 2a। तो दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 5/2 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। ये हम लोग पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन मिल गया है। अब हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस इज इक्वल टू यू की वैल्यू 0 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन है 5/2। 10 सेकेंड में फाइंड करना है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। 2 इंटू 2 4, 4 से 100 को कैंसिल करेंगे 25, डेट इज इक्वल टू 125 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि 10 सेकेंड में बॉडी 125 मीटर आगे की तरफ बढ़ेगी। ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, बर्डन बाय द अप्लाइड फोर्स W इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच के एंगल का कास। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है 7 न्यूटन, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट 125, एंगल कितना हो जाएगा 0 के बराबर। तो जो हम लोगों का बर्डन आएगा डेट विल बी इक्वल टू 875 न्यूटन। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, बर्डन बाई फ्रिक्शन। फिर से बर्डन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना है म्यू इंटू एन के बराबर। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स म्यू इंटू एन, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट 125, दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है बैक डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है राइट डायरेक्शन में। म्यू इंटू एन, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 के बराबर। यहाँ से 2 इंटू 125 कास 180 माइनस 1, तो बर्डन हो जाएगा माइनस 250 जूल। सॉरी, यहाँ पर भी जूल होगा। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, नेट बर्डन। तो नेट बर्डन निकालने के लिए दोनों का सम कर देंगे, 875 प्लस माइनस 250, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 0 5, 7 माइनस 5 2, 8 माइनस 2 6, 625 जूल। ठीक है, नोट कर लो। एक क्वेश्चन और लिखो। पहले एक फिगर बना लेते हैं। ये बॉडी M1 है और ये बॉडी M2 है। लिखो क्वेश्चन, लिखो 2 blocks of masses M1 is equal to 1 kg and M2 is equal to 2 kg M2 is equal to 2 kg are attached by an inextensible string passing over a smooth pulley. Full stop. If the system is released free, find the work done by the tension on both the blocks in 2 seconds. जी की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सबसे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा कि दोनों बॉडी 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेस होती हैं। तो सबसे पहले बनाइए फ्री बाई डायग्राम। M2 की वैल्यू 2 kg है, तो यहाँ पर हो जाएगा वेट 2g, यहाँ पर टेंशन T, पुली मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस है, इसलिए टेंशन की वैल्यू दोनों साइड में सेम रहेगी। यहाँ पर 1g या g मान लेते हैं। ये नीचे की तरफ a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है और ये वाला ब्लॉक ऊपर की तरफ a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है।
तो सबसे पहले दोनों ब्लॉक्स का 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा। तो पहले हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। m2 बॉडी के लिए इक्वेशन बनेगी, नीचे की तरफ जा रहा है 2g नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। 2g माइनस t इज इक्वल टू 2a, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। m1 बॉडी के लिए इक्वेशन बनेगी t माइनस g इज इक्वल टू 1a, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों को ऐड कर देते हैं, t से t कैंसिल, g 2g माइनस g हो जाएगा g, डेट इज इक्वल टू 3a। तो दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू g बाई 3, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो चलो m2 बॉडी के लिए कंसिडर कर लेते हैं। यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस हमको पता करना है, इनिशियल वेलोसिटी 0, 1/2, एक्सेलरेशन की वैल्यू g/3 यानी कि 10/3, और 2 सेकंड में एक्सेलरेशन निकालना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये किससे कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 20/3, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब 2 सेकंड के अंदर ये 20/3 मीटर नीचे की तरफ आएगी और उतनी ही m1 बॉडी ऊपर की तरफ चली जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन में जो पूछा गया है फाइंड द वर्क डन बाय द टेंशन ऑन बोथ द ब्लॉक्स। तो अगर हम m1 ब्लॉक की बात करें, टेंशन के कारण बर्डन पूछा गया है। m1 ब्लॉक के कारण, अगर हम m1 ब्लॉक की अगर हम बात करें तो वर्क डन W इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच के एंगल का कास थीटा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमको टेंशन की वैल्यू और ज़रूरत पड़ेगी, तो ऐसा करते हैं कि जो एक ही वैल्यू है उसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो T इज इक्वल टू जी प्लस ए की वैल्यू g/3 है, तो टेंशन इज इक्वल टू हो जाएगा 4g/3, और g की वैल्यू 10 है, इसलिए 40/3 न्यूटन। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स किसके बराबर है, टेंशन के बराबर, और टेंशन की वैल्यू कितनी है 40/3, 40/3। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट 20/3। यहाँ पर देखो m1 बॉडी के लिए जिस डायरेक्शन में टेंशन है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए कास 0 हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 800/9 जूल, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की, m2 बॉडी के लिए। m2 बॉडी के लिए टेंशन के कारण कितना बर्डन होगा, तो फिर से देखिए W इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और दोनों के बीच के एंगल का कास। अब की बार जो टेंशन होगा ये वाला काउंट करेंगे, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है, टेंशन लग रहा है ऊपर की तरफ, तो टेंशन की वैल्यू कितनी है 40/3, डिस्प्लेसमेंट कितना है 20/3। अब की बार हो जाएगा कास 180, कास 180, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे की तरफ और फोर्स लग रहा है, टेंशन लग रहा है ऊपर की तरफ, तो ये एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो 180 की वैल्यू हो जाएगी, कास 180 की वैल्यू हो जाएगी -1, तो ये आंसर आएगा -800/9 जूल। ठीक है, नोट कर लीजिए।